देखो ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का पार्ट 5 है। पीछे में हमने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर के बारे में पढ़ा दिया है। अब ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग फ्लावर, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, फल के बारे में, और इसी में सीड के बारे में भी पढ़ेंगे। पीछे के जैसा हमने बताया था कि इनिशिएशन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसमें बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। एक और प्रोसेस बताया था PFZE। पी मतलब पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन में होगा दो प्रक्रिया, एक में होगा अंडाशय से बनेगा फल, फिर एक प्रक्रिया में बीजांड से बनेगा बीज, फिर इसी फर्टिलाइजेशन के बाद होता है जाइगोट, फिर जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो प्रक्रिया, मूलांकुर से निकलेगा मूल यानी जड़, और परांकुर से निकलता है तना। तो आपको यही याद रखना है कि फल का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है। तो फल का निर्माण होता है ये प्रक्रिया में। पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी के बाद होता है दो प्रक्रिया, इसमें अंडाशय से बनता है फल और बीजांड से बीज। तो फल का निर्माण किसके बाद होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसको बोलते हैं निषेचन के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे फल का प्रकार है, तो याद रखेंगे फल 3 प्रकार का होता है। एक सत्य फल, असत्य फल, एक और फल होता है जिसका नाम है पार्थेनोकार्पिक फल। इसका नाम अंग्रेजी में ही याद रखना है। सत्य फल, असत्य फल, इन दोनों में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया होगा, यानी कि निषेचन होगा। लेकिन जो पार्थेनोकार्पिक फल होता है इसमें निषेचन नहीं होता है, इसके में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात, सत्य फल असत्य फल में अंतर क्या होता है? तो सत्य फल असत्य फल दोनों में फर्टिलाइजेशन तो होगा। तो ये हो गया क्या? सिमिलैरिटीज़। लेकिन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जबकि असत्य फल का निर्माण अंडाशय से नहीं, अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सत्य फल का उदाहरण क्या है, असत्य फल का उदाहरण क्या है, तो उसको याद करा रहे हैं। उसके से पहले आप फिर से एक बार समझिए कि फल 3 प्रकार का होता है, एक सत्य फल, एक असत्य फल, एक पार्थेनोकार्पिक फल। सत्य असत्य फल दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है और असत्य फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होगा। और पार्थेनोकार्पिक फल ऐसा फल का उदाहरण है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और इसमें बीज भी नहीं होता है। अब सत्य असत्य फल का जो उदाहरण है उसको याद रखेंगे। हम क्या करेंगे, केवल असत्य फल का ही उदाहरण याद कर लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सत्य और असत्य है। तो यहाँ पे देखिए असत्य फल, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, कौन इसमें से असत्य फल और सत्य फल है। तो इसका ट्रिक हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसका ट्रिक लिख दिया है। जैसे इसका क्या होता है असत्य फल का उदाहरण, सेब, बहुत बार पूछता है सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, अमरूद, ये सब असत्य फल का उदाहरण है। तो देखो असत्य फल का ट्रिक, सब नारी का नाश अमरूद खाकर हुआ, क्योंकि ये असत्य फल था। सब नारी का नाश अमरूद खाकर हुआ, क्योंकि ये असत्य फल था। यही ट्रिक है असत्य फल का। सब से हो जाएगा सेब, नारी से हो जाएगा नारियल, नाशपाती या नारियल भी बोल सकते हो। नारी से हो जाएगा नारियल, का से हो जाएगा काजू, नाश से हो जाएगा नाशपाती, अमरूद से हो जाएगा अमरूद। तो याद रखेंगे सेब, नारियल, काजू, नाशपाती, अमरूद, ये सब क्या है? असत्य फल। सेब, नारियल, काजू, नाशपाती, अमरूद, ये सब क्या है? असत्य फल। इसका ट्रिक क्या बता दिया है, सब नारी का नाश अमरूद खाकर हुआ, क्योंकि ये असत्य फल था। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़, दोनों में फर्टिलाइजेशन
जिसको बोलते हैं हिंदी में निश्चेषण होगा। लेकिन दोनों में एक ही अंतर है कि जो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, लेकिन असत्य फल का निर्माण अंडाशय से नहीं, अंडाशय के अलावा किसी और जगह से होगा। फिर बताएं थे कि फल 3 प्रकार का होता है, एक सत्य, असत्य और एक पार्थेनोग्राफिक फ्रूट। इसको हम लोग कई बार अनिश्चेतित फल बोलते हैं। अनिश्चय फल मतलब ऐसा फल जिसमें निश्चेषण नहीं होता है, ऐसा फल जिसमें निश्चेषण नहीं होगा। कि देखो, पार्थेनोग्राफिक के बारे में यही याद रखना है कि ऐसा फल जो बिना निश्चेषण यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। पूछ देगा कौन सा ऐसा फल है जो बिना निश्चेषण बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। पहला ऑप्शन ट्रू फल्स फल या पार्थेनोग्राफिक फ्रूट। द पार्थेनोग्राफिक नाम का जो फल होता है वह बिना निश्चेषण बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनता है। ऐसे फल में याद रखेंगे इसका एक और विशेषता है कि बीज नहीं मिलेगा। किस में? पार्थेनोग्राफिक फ्रूट में। यहाँ पे ये लिखा है कि फ्रूट इज़ फॉर्मेड, फल तो बनेगा विथआउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन बिना निश्चेषण के। इसमें निश्चेषण नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो बनाना, पपाया, ग्रेप्स, गुआवा, टोमेटो, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल। इन सब में ध्यान से रखो, ध्यान, केवल इसको याद नहीं करना, ध्यान से देखो। इस समय बीज पाया जाता है नहीं, एकदम छोटा छोटा बीज पाया जाता है, तो मतलब ना के बराबर बीज पाया जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा? पार्थेनोग्राफिक फल हो जाएगा। इसका दो ही विशेषता है कि इसमें ऐसा फल में निश्चेषण यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और दूसरा इसमें सीड नहीं पाया जाता है। जबकि जो सत्य फल असत्य फल है, इन उन दोनों में निश्चेषण यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, सीड पाया जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है और असत्य फल का निर्माण अंडाशय के अलावा किसी और जगह से होता है। अब पीछे एक छूट गया था हमको फ्लावर वाले पार्ट में कि कौन सा फूल जो है उभयलिंगी है और कौन सा फूल एक लिंगी है। एक लिंगी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल। मतलब कोई फूल है, मान लो ये फूल है, ये फूल है, तो ये कौन एक लिंगी मतलब या तो इसमें केवल फीमेल पार्ट होगा इस फ्लावर में, फूल में, या फिर सिर्फ मेल पार्ट होगा। ये हो गया एक लिंगी, जिसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। कोई कोई फ्लावर ऐसा होता है जिसमें दोनों पार्ट होता है एक ही फ्लावर में, फिर फीमेल भी और मेल भी, मतलब छक्का वाला फ्लावर को कहेंगे बाइसेक्सुअल, जिसको हिंदी कहेंगे उभयलिंगी। फिलहाल यहाँ पे बहुत बार पूछता है, आप इसको याद रखें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर एक लिंगी फ्लावर का उदाहरण क्या क्या होता है। तो वाटरमेलन, कुकुम्बर यानी खीरा, कोकोनट यानी नारियल, पपाया यानी पपीता, मैगी यानी मक्का, फिर से क्या है पम्पकिन यानी लौकी। तो केवल एक लिंगी फ्लावर को याद कर लो, बाकी जो बच जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? उभयलिंगी। तो इसका हम ट्रिक बना है कि पप्पू नाम का एक लड़का है, वह वाटर कोको कुकू मैगी खाया। पप्पू वाटर कोको कुकू मैगी खाया। तो पप्पू से में क्या हो जाएगा? पी ए से हो जाएगा पपाया, और पी यू से क्या हो जाएगा? पम्पकिन। वाटर से क्या हो जाएगा? वाटरमेलन। कोको से क्या हो जाएगा? कोकोनट। कुकू से क्या हो जाएगा? कुकुम्बर। अब मैगी से क्या हो जाएगा? मैगी। तो ये एक लिंगी फूल को याद करने का ट्रिक है। आप इस ट्रिक को दोहराएं और समझे। एक लिंगी फ्लावर हम बता ही दिए उसको कहते हैं, जिसमें केवल या तो नर भाग होगा उस फूल में, या तो फीमेल पार्ट होगा या फिर मेल, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इसका ट्रिक क्या है? पप्पू वाटर कोको कुकू मैगी खाया। तो पूछ रहा निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन है? वाटरमेलन है तो बोलोगे हाँ। सरसों बढ़ा है तो नहीं, सरसों कहाँ, गुलहर के बारे में भी कहा। तो पप्पू वाटर कोको कुकू खिलाया, इन दोनों क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब ऐसा फ्लावर इसमें नर नारी दोनों वाला गुण है। ये उभयलिंगी
फ्लावर है। अब बोल रहा है कि इसमें से क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी का इंग्लिश बाइसेक्सुअल। तो उभयलिंगी फूल उसको बोलते हैं जिसमें नर नारी दोनों का भाग हो। तो वाटरमेलन तो हम बताए हैं कि क्या है, एक लिंगी है, ठीक है ना। जबकि सरसों और गुलहर क्या है, उभयलिंगी। तो याद रखेंगे उभयलिंगी का क्या क्या है, एक ही लिंगी याद रखो, जो ऑप्शन में से काट देना, जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, उभयलिंगी। तो गुलाब, सूरजमुखी, हिबिस्कस, सरसों, आम, बैगन। गुलाब, सूरजमुखी, हिबिस्कस, सरसों, आम, बैगन, ये सब उभयलिंगी है। इस सब में दोनों गुण है। ये सब क्या है, दोनों गुण है, लड़का लड़की दोनों का। पहुंच गए, हमने रूट भी पढ़ लिया, स्टेम भी पढ़ लिया, लिप्स भी पढ़ लिया, फ्लावर भी पढ़ लिया और फ्रूट भी पढ़ लिया। अब हम लोग लास्ट पार्ट है इस प्लांट मार्फोलॉजी को, जिसमें पढ़ना है सीड के बारे में, बीज के बारे में। तो सीड का 3 ही पार्ट होता है, याद रखेंगे, मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्री। कभी पूछे कि मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्री किसका भाग है, तो बोलिएगा बीज का। आपको दिखाते हैं फोटो। ये बीज का मैंने कई दफ़ा फोटो दिखाया है। यहाँ था प्रांकुर, ये था मूलांकुर, यही है बीजपत्री, यही ना। तो इसी कारण मूलांकुर प्रांकुर किसका भाग है, जड़ का, तना का, तो नहीं, मूलांकुर या फिर प्रांकुर ये बीज का भाग है। बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये अलग बात है कि प्रांकुर से तना निकलता है और ये मूलांकुर से जड़, लेकिन मूलांकुर प्रांकुर किसका भाग है, तो बोलिएगा बीज का। आप बना के दिखाइए। इसमें पूछ रहा है बीज के 3 भाग कौन है, डैश बीज के 3 भाग है। बीजपत्री, युग्मज, बीजांड, नहीं। बीजपत्री, मूलांकुर, बीजांड, नहीं। बीजपत्री, मूलांकुर और प्रांकुर, मूलांकुर और प्रांकुर। तो इसमें प्रांकुर तो ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये देखिए, ये तो होगा बीजपत्री, मूलांकुर और क्या हो जाएगा, प्रांकुर। बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांकुर भी बोलते हैं शायद। एक बार इसका इंग्लिश वाला भी देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना। बीज का 3 भाग कौन होता है, एक होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर और एक होता है बीजांड, जिसको बीजांड को क्या बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। बीजांड को बोलते हैं हम लोग कॉटिलैंडोन। बीजपत्र को हम लोग बोलते हैं कॉटिलैंडोन इंग्लिश में। इंग्लिश में भी इसका नाम दिखा दे रहे हैं। देखो, मूलांकुर को बोलते हैं इंग्लिश में प्ल्यूम्यूल, प्रांकुर को बोलते हैं रेडिकल और बीजपत्र को बोलते हैं कॉटिलैंडोन। इंग्लिश में भी नाम याद रखें, हिंदी में भी, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, कॉटिलैंडोन। ये सब किसका है, बीज का पार्ट है, याद होना चाहिए। निषेचन के बाद डैश से बीज विकसित होता है। हम बोले थे निषेचन के बाद 2 चीज़ होता है, अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज। तो बीज क्या चीज़ से बनेगा, बीज पूछ रहा है, तो बीजांड से बनेगा, बीजांड से बीज। यह आंसर सही होगा। अगर फल बोलता तो क्या बोलते हैं, अंडाशय, लेकिन यहाँ पर बीज पूछ रहा है तो बीजांड से बीज और अंडाशय से फल। फिर बोल रहा है फ्रूट इज़ डेवलप्ड बाई। तो हम बताए थे कि निषेचन के बाद 2 चीज़ होता है, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, अंडाशय, क्योंकि फल के बारे में पूछ रहा है, जबकि पीछे वाले में बीज के बारे में पूछ रहा था। ये हमने कई बार इसको वो याद करवाया है कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स फ्रूट। कौन इसमें से झूठा फल है। तो झूठा फल किसको बोलते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा कि नहीं होगा। सत्य फल हो या सत्य फल, दोनों में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। लेकिन बस फ़र्क उसमें ये होता है कि जो सत्य फल है, ट्रू फ्रूट, वो अंडाशय से बनता है, लेकिन जो फल्स फ्रूट है उसका निर्माण अंडाशय से नहीं होगा। और फल्स फ्रूट को याद करने का हमने ट्रिक भी आपको बताया था। क्या ट्रिक बताया था, सब नाड़ी सब नाड़ी का
नाश हुआ अमरूद खाकर, सब नारी का नाश हुआ अमरूद खाकर। और सबसे बताए थे सेब, नारी से नारियल, का से काजू, नाश से बताए थे नाशपाती, और से बताए थे अमरूद। तो कौन इसमें फॉल्स फ्रूट है? तो सेब। ये सब क्या है? ट्रू फ्रूट है। देखो नारियल भी ट्रू फ्रूट है। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो ये सेब फॉल्स फ्रूट है। नाशपाती हो गई इस ऑप्शन में, ठीक है ना। फॉल्स फ्रूट का एक बार नाम याद रख ले अपने से कि एक होता है सेब, एक होता है स्ट्रॉबेरी, एक होता है काजू, एक होता है नाशपाती, और एक होता है अमरूद। बस इतना ही को याद रखें। नारियल भी होता है ट्रू फ्रूट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेब। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अब फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। फिलहाल यहाँ पे फूल पूछ रहा है तो फूलों को अध्ययन को एंथोलॉजी। आप उसके बाद फल का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। किस किस के पास कंपाउंड लीफ है? संयुक्त पत्ती। तो कंपाउंड लीफ के बारे में याद कराए थे कि इसमें मिड रिब, इसका डिफिनेशन क्या याद कराए थे कि इसमें मिड रिब रीच करता है। इंग्लिश में याद कराए थे मिड रिब रीच करता है। और इसका ट्रिक क्या बताए थे? NCR। NCR का मतलब नीम, कोकोनट, कॉटन। N से नीम, C से कोकोनट, कॉटन, R से रोज। यही सब क्या है? कंपाउंड लीफ का उदाहरण। तो कोकोनट, ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड लीफ। और रोज़ भी होता है कंपाउंड लीफ, लेकिन यहाँ पे चाइना रोज़ दिया था, ये नहीं, सिर्फ रोज़ दिया रहता तो वो होगा कंपाउंड लीफ। ये तीनों क्या है? सिंपल लीफ। यहाँ पे देखो दिया है नीम, कोकोनट, कॉटन, रोज। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चेषित फल है? विच इज़ अनफर्टिलाइज फूड। जिसमें निश्चेषण नहीं होगा वही अनिश्चेषित फल होता है। ऐसा कौन सा फल है जिसमें निश्चेषण नहीं होता है? आपके सामने ऑप्शन है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट या पार्थिनोग्राफिक फ्रूट। तो पार्थिनोग्राफिक फ्रूट, इस दोनों में से निश्चेषण होता है। आप पार्थिनोग्राफिक फ्रूट का उदाहरण क्या बताए थे? ऐसा फल जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। जैसे केला, इसमें बीज पाया जाएगा? नहीं, बाकी सब में बीज पाया जाता है। तो केला हो गया, फिर से अमरूद हो गया, फिर से बस तरबूज हो गया। ये सब क्या है? पार्थिनोग्राफिक फल है जिसमें निश्चेषण नहीं होगा। तो इसका आंसर ये सही होगा। देखो ये बताए थे ऐसा फल बीज जो बिना निश्चेषण के बनेगा, ऐसे फल में बीज ना होगा। इसका उदाहरण है बनाना, पपाया, ग्रेप्स, अंगूर, अमरूद, टमाटर, नारंगी, तरबूज, नाशपाती। यही है पार्थिनोग्राफिक फ्रूट। ऊंची तथा मोटी प्रकार की घासें हैं, तो घास कैटेगरी में कौन कौन आएगा? तो घास कैटेगरी में याद रखो वही सब आएगा जो मोनोकॉट होगा। जो क्या होगा? मोनोकॉट, एक बीजपत्री। और एक बीजपत्री को याद करने का हम ट्रिक बता दिए थे। एक था सब्जी का थाली, जिसके अंदर रोटी, चावल और सब्जी था। रोटी बनता था गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, और सब्जी बनता था लहसुन प्याज से, और चावल धान से बनता था। और फिर एक था पूजा का थाली जिसमें था नारियल, सुपारी, जौ, जई, केला, ये सब। और एक बताए थे, तुमको याद कराए थे, ऊख का गिलास रखा हुआ था, गन्ना, बांस। तो जो ये सब मोनोकॉट का उदाहरण है। तो जो भी मोनोकॉट होगा वो घास के कैटेगरी में आएगा, ग्रास के कैटेगरी में। तो देखो इसमें से मोनोकॉट कौन है? बैम्बू, बांस, ये मोनोकॉट है, इसी कारण ये आंसर होगा। सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि पूछे घास कौन है, तो घास की कैटेगरी में वही आएगा जो मोनोकॉट होगा, जो प्लांट मोनोकॉट होगा। और मोनोकॉट का मतलब क्या होता है? एक बीज पत्री। और एक बीज पत्री का हमने ट्रिक से याद करवाया है। जैसे ये सब एक बीज पत्री है। क्लोव क्या है? क्लोव, क्लोव जो हम लोग खाते लौंग, ये क्या है? तो याद रखिएगा पुष्पकली है, पुष्पकली, पुष्पकली, पुष्पकली। फिर डैश पौधों की आंतरिक छाल का प्रयोग मसाले के रूप में होता है। मसाले के रूप में किसका प्रयोग होता है? दालचीनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनेमम।
फिर से है, धनिया का सबसे उपयोगी भाग कौन है? उपयोगी भाग मतलब धनिया में हम लोग क्या खाते हैं? तो धनिया में हम लोग पत्ती और शुष्क बीज खाते हैं। तो याद रखेंगे, धनिया में हम लोग पत्ती और शुष्क बीज खाते हैं। ये रटो रटो रटो। पूछ रहा है कि मैगी में जो पॉलिनेशन है कैसे के द्वारा होगा? तो ये रटने वाली सवाल है। मैगी जो मक्का होता है उसमें पॉलिनेशन जो होता है, परागकण का स्थानांतरण, वो हमेशा वायु के द्वारा ही होगा। फिर है प्लांट्स हैविंग देयर नोड्स इन देयर रूट्स। देखो, ऐसे तो हम बताए हैं रूट का विशेषता, जड़ का विशेषता, किसमें गांठ नहीं पाया जाएगा, नोड्स इंटरनोड्स नहीं पाया जाता है। नोड्स इंटरनोड्स कहाँ पाया जाता है? स्टेम पर। लेकिन एक प्रकार का प्लांट है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहाँ जिसके जड़ में नोड्स पाया जाएगा। वैसे ही पौधा को क्या बोलते हैं? दलहनी पादप। दलहनी पादप, इसको इंग्लिश में भी याद रखेंगे नाम, लेग्यूमिनस रूट। क्या बोलना चाह रहे हैं हम यह बोलना चाह रहे हैं कि ये प्लांट है, जैसे कि ये प्लांट है तो इसका जड़ है, तो इसके बारे में विशेषता बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी गांठ नहीं पाया जाएगा, नोड्स। लेकिन जो स्टीम है इसके बारे में विशेषता बताए थे कि यहाँ पे गांठ, नोड्स इंटरनोड्स पाया जाएगा। लेकिन एक ही ऐसा पादप है जिसके जड़ में नोड्स पाया जाता है, उसका नाम है दलहनी पादप या फिर लिग्मिनस रूट। लिग्मिनस रूट। अरे चल चल। अब यहाँ पे ये देखो, ये सब दलहनी पौधे या फिर लिग्मिनस रूट का उदाहरण है, जैसे ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पी। ये सब ऐसा पादप है जो दलहनी पादप है और इसके जड़ में नोड्स पाया जाता है, तो याद रखेंगे। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि राइबोसोम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जड़ों में रहते हैं। किसके? तो राइजोसोम एक बैक्टीरिया का नाम है, या जो भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या जो भी दलहनी पादप है, लिग्मिनस रूट है, उसके जड़ में पाया जाता है। बस ये याद रखेंगे कि जो राइबोसोम नाम का बैक्टीरिया है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो भी दलहनी पादप है, जो भी लिग्मिनस रूट है, उसके जड़ में पाया जाएगा। अभी तो हमने बता ही दिया है कि जो दलहनी पादप होता है उसमें नोड्स पाया जाता है उसके जड़ में, इसी को लिग्मिनस भी कहते हैं। ये सब दलहनी पादप है। फिर से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिग्मिनस रूट? सोयाबीन दलहनी है, पादप है, मूंग दलहनी पादप है, सेम दलहनी पादप है, टमाटर दलहनी पादप नहीं है। फिर से है यहाँ पे, सूर्य प्रेमी पादप को क्या करते हैं? प्लांट विच आर अडेप्ट टू लाइव अंडर द प्लेंटी ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट या सूर्य प्रेमी है वैसे पादप को क्या कहेंगे? हेलियोफाइट। हेलियोफाइट याद रखेंगे। हेलो सूरज ऐसे याद कर सकते हो। और उसके बाद जो प्लांट कम पानी में रहते हैं, शुष्क क्षेत्रों में भी रह जाए, उसको क्या कहते हैं? जेरोफाइट। जेरोफाइट पौधा का उदाहरण हम बताए हैं, जिसका नाम है कैक्टस और अपोन्चिया। कैक्टस और अपुंचिया, नागफनी और कैक्टस। और ये कहाँ रहते हैं? ये दलदली क्षेत्र में रह जाएंगे, जहाँ पे पानी कम है, शुष्क क्षेत्रों में वहाँ रह जाएंगे। और ये दोनों किसका उदाहरण है? क्लेडोड। क्लेडोड किसका है? किसका मॉडिफिकेशन है क्लेडोड? बताओ। स्टेम का, तना का। पुष्प भाग जो परागकण प्रोड्यूस करे, फ्लोरोपाइटिस प्रोड्यूस पॉलिन। तो पॉलिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो हम बताए थे पॉलिन का डिफिनीशन, पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की ओर। पराग कण का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा की ओर। तो एंथर से कहाँ जाता है? स्टिग्मा की ओर। तो प्रोड्यूस कौन करेगा, पैदा कौन करेगा पराग कण को? तो एंथर, परागकोश। परागकोश ही परागकण को क्या करता है? जन्म देगा। फिर से यहाँ पर है, एक पार्थिनोग्राफिक फ्रूट के बारे में कुछ बात दिया गया है, इसको बताना है कि कौन सा सही है। तो पार्थिनोग्राफिक जब भी फल आ जाए, इसके बारे में हम बताए थे कि एक ऐसा फल है जिसके में निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसके में सीड नहीं होता है। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विथ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के साथ फलों का विकास नहीं। ये तो ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट का उदाहरण, ये डिफिनीशन है।
निश्चेषण के बिना फलों का विकास, तो ये सही हो जाएगा, निश्चेषण के बिना फलों का विकास। ये हो गया पार्थेनोग्राफिक फ्रूट का, फल का उदाहरण, ये डेफिनेशन। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब किसको कहेंगे, जो फ्लावर है, फ्लावर का जनन भाग कहाँ पे रहेगा, फ्लावर में। और भी फ्लावर के स्ट्रक्चर दिखाए थे, एकदम बीच में मौजूद होता है, ऐसे कद्दू टाइप का फूला हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है विच पार्ट ऑफ प्लांट डू नॉट पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पौधे का कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। तब पहले ही बता दिए थे कि पूरे चैप्टर स्टार्ट में एक फ्लावर का दो पार्ट होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स के बताया थे क्या ट्रिक, SLR, स्टीम लीव्स रूट, स्टीम लीफ रूट, जबकि फूल क्या है, फ्लावर का। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जनन भाग, चलो ये दिखाते हैं जहाँ से जनन होगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे का दो भाग, हम हमेशा से बता रहे पौधे का दो भाग है, एक जनन भाग, एक कायकीय भाग जिसको वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, एक जनन भाग जिसको रिप्रोडक्टिव भाग बोलते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है तीन चीज, SLR, स्टेम लीव्स रूट, तो ये सही हो जाएगा। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आता है फ्रूट, सीड और फ्लावर। अब इसको दिखाता हूँ मैं। तो पादप के भाग में बताया एक वेजिटेटिव पार्ट्स है जिसको वानस्पतिक भाग बोलते हैं, उसका उदाहरण क्या है, SLR, रूट, स्टेम, लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसको जनन भाग बोलते हैं, उसका उदाहरण क्या है, फ्लावर, फ्रूट, सीड। यहीं से सवाल पूछ रहा है, याद रखेंगे कौन प्लांट का वेजिटेटिव यानी वानस्पतिक भाग है और कौन प्लांट का रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन भाग है। फल और सब्जियों के आदि के खाने योग्य भाग, इस पर भी सवाल बनता है। हर एक फल का हर एक चीज़ नहीं खा सकते हैं, जैसे कि ये है अंगूर, तो अंगूर में क्या खाते हैं, छिलका खा जाते हैं, लेकिन क्या हर एक फल का छिलका खाते हैं, नहीं। तो फलों के खाने योग्य भाग कौन है, इसके ऊपर भी सवाल पूछता है, और ये सर ट्रिक से बता रहे हैं, इनका सुनिए, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न दोस्तों अक्सर एसएससी, बैंक, रेलवे आदि की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और राज्यों द्वारा आयोजित ग्रुप सी या डी की परीक्षाओं में भी आते रहते हैं। तो चलिए एक बार ध्यान से ट्रिक को समझ लेते हैं, जो कि रटने वाली ट्रिक नहीं है बल्कि एक न्यू कॉन्सेप्ट की ट्रिक है, जिसमें हमें वर्ड्स को कोरिलेट करना है और लॉजिक्स के जरिए वीडियो को देखकर ध्यान से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों सेव, सेव एप्पल मीन सेव होता है, लेकिन यहाँ पे हम वो वाला सेव नहीं, यहाँ पे हम सोचते हैं SAVE या SAFE है, सेव या सेव, ठीक है। तो सेव, अगर किसी को सेव करना है, सुरक्षित करना है आज के युग में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे व्यायाम और आसन करना पड़ेगा। तो व्यायाम में उसे पुशअप करना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा और आसन करना पड़ेगा, ठीक है। पुशअप और आसन, किसी को सेव करना हो, आज के युग में सुरक्षित कर देना हो, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, उसे बोलो पुशअप करो और आसन करो, योगासन करो, ठीक है। तो पुशअप और आसन मिलके बन जाएगा पुष्पासन। तो सेव का खाने योग्य भाग हो गया पुष्पासन। इसके बाद आ जाइए नाशपाती। नाशपाती में देखिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, नाशपति। अगर एक लेडीज का पति नष्ट हो जाता है या मर जाता है, सभी मिलके उस पर पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, पुष्प उस पे चढ़ाते हैं और इसके बाद उसको उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगाइएगा तो आपको ये सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। फिर आ जाइए नारियल। अब नारियल में देखिए यल को छोड़ दीजिए, बचा नारी। नारी ही एक प्राणी है जो भ्रूण को पोषित करती है, ठीक है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो। आपने भी पढ़ा होगा कि जब शिशु जन्म नहीं लेता उससे पहले वो भ्रूण रहता है, उसे पोषण कौन देता है, नारी देती है, ठीक है। पुरुष तो देता नहीं है, तो नारी ही भ्रूण को पोषित करती है। इससे आपको याद आ जाएगा कि नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष कहलाता है। फिर आ जाइए मक्का। मक्का में खाने योग्य भाग भी भ्रूण पोष होता है, तो इसे मक्का को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, माँ का, माँ का, यहाँ पे माँ वाली बात है, तो फिर से माँ ही क्या करती है, भ्रूण को पोषित करती है। इसके बाद है दोस्तों गेहूं। तो गेहूं को कैसे याद रखा जाए, गेहूं का खाने वाला भाग है भ्रूण पोष एवं भ्रूण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, गेहूं जो है हिंदी के किस माह में गेहूं की उपज होती है, हिंदी का पौष माघ। पौष माघ आपने पढ़ा होगा, हिंदी का मास होता है, तो गेहूं हिंदी के पौष माघ में,
पौष माघ, जिस समय ठंडी पड़ती है तो पौष माघ में इसकी उपज होती है, इसकी पैदावार होती है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा पौष, और पौष से याद आ जाएगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, अब भ्रूणपोष तो खाते ही है, साथ ही गेहूं को पूरा का पूरा ही खा जाया जाता है, उसका कोई छिलका या उसका बीज कोई फेंकता नहीं है, तो भ्रूण को भी हम यहाँ पे सम्मिलित कर लेते हैं। इसके बाद है जी चना। तो चना एक ऐसी दलहन की फसल है दोस्तों जिसका बीज तो खाते ही हैं, साथ में उसके पत्ते भी खा जाते हैं। उसके पत्ते की साग बनाकर या उसके पत्ते की सब्जी बनाकर खाते हैं ना, तो चना से आप याद रखिएगा कि बीज भी खा लेते हैं और पत्ता भी खा लेते हैं, तो बीज पत्र आपको याद आ जाएगा। साथ ही भ्रूण, भ्रूण यानी समझ लीजिए कि आप बच्चा जैसा ही रहता है, तो चना तो पूरा का पूरा ही आदमी खा जाता है, तो भ्रूण भी उसका खा जाते हैं। फिर आ जाइए कटहल में। तो कटहल में देखिए दोस्तों, हल जब चलाया जाता है तो वहां पे एक ग्रुप बनाया जाता है बैल का, ठीक है। एक अकेला बैल हल नहीं चलाता है, वहां पे 2 या 3 बैलों का ग्रुप बनाया जाता है। तो ये ग्रुप बनाना मतलब हिंदी में बोलेंगे तो दल बनाया जाता है, ठीक है। तो कटहल, यहाँ पे हल चला रहे हैं दल बनाकर, तो परिदल पुंज। दल अगर आपको याद आ जाएगा तो परिदल पुंज आपको अपने आप याद आ जाएगा। साथ ही कटहल का बीज खाते हैं, आप भी खाते होंगे, तो ये तो आसान है, आपको इसमें कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको याद आ जाएगा। इसके बाद अनन्नास। अनन्नास यानी पाइन एप्पल, बिल्कुल कटहल जैसा सेम दिखता है, तो आपको इसमें भी कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अनन्नास किस तरह दिखता है? कटहल जैसा, और कटहल का परिदल पुंज खाया जाता है, इसलिए अनन्नास या पाइन एप्पल का भी परिदल पुंज खाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नारंगी में जूसी हेयर। नारंगी जब भी आप छीलेंगे या काटेंगे तो उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे हेयर्स होते हैं, जूसी जूसी, ठीक है। नींबू, नारंगी, संतरा वगैरह, तो उसके जूसी हेयर ही खाते हैं, उसका छिलका कोई खाता नहीं है, उसके बीज भी कोई नहीं खाता है। तो इसमें भी कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए अमरूद। तो अमरूद में दोस्तों ध्यान दीजिए, पहली चीज फल भित्ति, यानी फल खाया जाता है पूरा, उसकी भित्ति यानी दीवार भी खा ली जाती है बाहर की, तो फल भित्ति। अमरूद में हम याद करें अगर, तो फल को भी खाते हैं, उसकी बाहर की भित्ति को भी खा लेते हैं यानी दीवार को भी खा लेते हैं। साथ ही बीजांड आसन, यहाँ जहां पे उसके बीज आसन लगा के बैठे होते हैं, यानी अमरूद के अंदर में जो एक सफेद ही Listen, paying $4.99 a month for a streaming app and $119 a month for a music app and अंदर में जो एक सफेद एरिया रहता है, लाल एरिया रहता है, वहां पे बीज अपना आसन लगाकर जमा कर बैठे रहते हैं, तो उसे भी खा लेते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि फल भित्ति यानी फल, उसकी दीवार, और बीजांड आसन यानी पूरा का पूरा फल खा जाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम अंगूर भी ऐसा ही है, उसका फल भी खा जाते हैं, उसकी भित्ति यानी दीवार भी खा जाते हैं, और अंदर में अगर अंगूर के बीच में बीज भी रहते हैं तो बीजांड आसन, उसके एरिया को भी, बीज के आसन को भी हम खा जाते हैं। फिर आ जाइए पपीता। अब पपीता में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे फल भित्ति था, लेकिन पपीता में है मध्य फल भित्ति, यानी मध्य लिखा हुआ है, मतलब बाहर का पोर्शन नहीं खाते और अंदर का पोर्शन नहीं खाते, बीज का पोर्शन खाते हैं। क्योंकि बाहर छिलका है, अंदर में दाना है या बीज है, तो मध्य का भाग खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति। बिल्कुल आम भी उसी तरह है, इसमें भी मध्य फल भित्ति, क्योंकि बाहर छिलका है, अंदर गुठली है, तो मध्य फल भित्ति खाते हैं, मध्य का भाग। इसके बाद दोस्तों अगला टमाटर। तो टमाटर में क्या करते हैं? फल भित्ति खाई जाती है और बीजांडासन। बिल्कुल अमरूद और अंगूर की तरह इसमें भी छिलका नहीं फेंकते, पूरा का पूरा फल और उसके भीतर का भाग, साथ ही जहां उसके बीज रहते हैं उसको भी खा जाते हैं। फिर आ जाइए मूली। तो यहाँ पे दोस्तों मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, इन सभी का खाया जाने वाला भाग क्या है? जड़ है। इन चारों का खाया जाने वाला भाग जड़ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, इनमें जड़ खाते हैं, और जड़ की पहचान है कि वो भूमि के अंदर पाई जाती है, लेकिन कई तने भी ऐसे होते हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें मैं आगे आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जड़ ऐसा भाग है पौधे का जो प्रकाश से विपरीत दिशा में बढ़ता है, भूमि और जल की तरफ आकर्षित होता है, और मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। तो ये हो गया जड़, और जड़ है मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, अरबी, ये सब कहलाते हैं तना। क्यों? तना जो है वो प्रकाश की दिशा में, यानी जिस तरफ प्रकाश होता है उधर विकसित होता है, यानी जमीन एवं पानी के विपरीत दिशा में तना बढ़ता है। अब दूसरी बात ये कि तना क्या करता है? अपने अंदर खाद्य पदार्थ जो कि जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं उन्हें संचित करके रखता है, ताकि पौधे को पहुंचा सके, पत्तियों को पहुंचा सके और पौधे का विकास हो सके।
तो आलू क्या है, आलू एक तना है, ठीक है, इसे जड़ मत समझिएगा, आलू एक तना है क्योंकि वो अपने अंदर खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखता है जो कि जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं भूमि से। तो आलू का खाने योग्य भाग क्या कहलाएगा, तना। अक्सर प्रश्न भी आता रहता है कि आलू क्या है, जड़ है या तना है, तो तना है। हल्दी क्या है, तना है। अदरक क्या है, तना है। प्याज क्या है, तना है। लहसुन और अरबी क्या है, ये भी तना है। तो इससे आपको ये चीज याद रहेगी। एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। सेव यानी सुरक्षित रहना है तो पुशअप और आसन करना पड़ेगा आपको। नाशपाती, किसी के पति का नाश हो गया हो तो क्या करेगी, वो पुष्प अर्पित करेगी। इसके बाद नारी, नारियल में देखिए नारी पोषित करती है, पुरुष नहीं करता। मक्का यानी माँ का, तो माँ का भ्रूण पोष, माँ का भी प्रमुख कार्य है भ्रूण को पोषित करना। फिर है गेहूं, तो गेहूं का मैंने क्या बताया था कि ये पौष और माघ मास में होता है, तो पौष से आपको याद आ जाएगा भ्रूण पोष। और गेहूं पूरा का पूरा खा लिया जाता है तो भ्रूण भी उसका खा लेते हैं। फिर है चना, तो उसका बीज भी खाते हैं और उसका पत्ता भी खाते हैं, तो बीज पत्र। इसके बाद चना तो पूरा ही खा जाते हैं तो भ्रूण भी खा गए। फिर आ जाइए कटहल, कटहल में देखिए हल है, हल चलाने के लिए एक दल बनाना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है बैलों का, तो यहाँ पे दल से याद आ जाएगा परिदल, पुंज एवं बीज, बीज तो खाते ही हैं। इसके बाद आ गया अनन्नास या पाइनएप्पल, तो ये बिल्कुल कटहल की तरह दिखता है, तो इसका भी परिदल पुंज ही खाया जाता है। इसके बाद नारंगी, संतरा, मौसम्मी वगैरह, इसमें क्या होता है कि जूसी हेयर्स होते हैं, अगर आप काट के देखेंगे तो अंदर में हेयर्स होते हैं, उनमें रस भरा रहता है, जूस भरा रहता है, तो जूसी हेयर खाते हैं। फिर आ जाइए अमरूद, तो अमरूद में क्या है, फल को खाते हैं, उसकी भित्ती यानी बाहर की दीवार खा लेते हैं और बीज जहां पे रहता है उस एरिया को भी खा लेते हैं, तो फल भित्ती और बीजांडासन। इसके बाद अंगूर, तो अंगूर में भी सेम है, फल भित्ती और बीजांडासन, यानी फल को खा लेते हैं, उसकी भित्ती बाहर की दीवार खा लेते हैं और बीज जहां पे रहता है वो भी खा लेते हैं। पपीता में बिल्कुल यही है, फल भित्ती, लेकिन उसकी भित्ती दीवार बाहर की नहीं खाते, छिलका नहीं खाते, इसलिए मध्य जोड़ देते हैं यहाँ पे हम, मध्य फल भित्ती, मध्य फल भित्ती, फल भित्ती के मध्य का भाग खाते हैं। बीज का भी नहीं खाते क्योंकि बीच में बीज होता है और आम में बीच में गुठली होती है, तो आम में भी मध्य फल भित्ती। इसके बाद टमाटर, टमाटर में फल भित्ती एवं बीजांडासन, फल भित्ती एवं बीजांडासन, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खा लेते हैं। फिर आ जाइए मूली, गाजर, सलजम और चुकंदर, ये सारी जड़ हैं, इनकी जड़ों को खाया जाता है। और बचा क्या, आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, अरबी, तो इनका तना खाया जाता है। आपको जड़ और तना समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है। और मुझे उम्मीद दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को यही देखा कि किस फल का क्या भाग खाया जाता है, ये सवाल पूछता है कि घटपर्णी पौधे कीटों को क्यों फंसाता है। तो घटपर्णी पौधे को क्या बोलते हैं कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग पिटचर प्लांट भी बोलते हैं, ब्लैडर वॉट भी बोलते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, कीटों को फंसाते हैं। और उस क्यों फंसाते हैं, क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन नहीं होता है, तो वो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीट को फंसाएंगे और उसमें से नाइट्रोजन चूसेंगे और फिर उसको बाहर फेंक देंगे। तो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, हाँ, तभी तो वो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, उनके इसी कारण तो उनके पास नाइट्रोजन नहीं हो पाता है, तो वो कीट को फंसा के उसमें से नाइट्रोजन चूस के उसको फेंक देंगे। तो यही आंसर रखिएगा, जब भी याद रखिएगा कि कीटभक्षी पौधे पूछे कि क्यों फंसाते हैं कीट को, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। कौन सा पादप कीटों को फंसाता है, तो जो कीटभक्षी पौधा है, जैसे घटपर्णी पौधा यही होगा, पिक्चर प्लांट। और भी घटपर्णी और भी कीट को फंसाने वाले पौधा का नाम बताया था, यूट्रिकेलेरिया, ड्रोसरा, डॉसना, घटपर्णी प्लांट, पिक्चर प्लांट, ब्लैडर वॉट। यूट्रिकेलेरिया कैसा प्लांट है, ये ऐसा कीटभक्षी पादप है जो कि पानी में रहता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि घटपर्णी पौधों में घारा किसका संशोधन करके बनता है। मतलब घटपर्णी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है, किसका रूपांतरित रूप है, जड़ का, तना का, पत्ती का। तो हम बताए थे कि पत्ती का ये रूपांतरित रूप है। ब्लैडर वॉट या फिर पिक्चर प्लांट हो या फिर कीटभक्षी पौधा, ये सब किसका रूपांतरित रूप है, तो पत्ती का। तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती। तो यहाँ तक हमने पूरा प्लांट मॉर्फोलॉजी को ख़त्म किया। अब लास्ट में एक वीडियो आएगा
10 मिनट का, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं पूरा प्लांट मॉर्फोलॉजी को 10 मिनट में रिवीजन करा दूंगा।